नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। मेरे दोस्तों, राजस्थान पुलिस की एग्जाम नज़दीक आ गई है और इस राजस्थान पुलिस के एग्जाम की बात करें तो यहां से आपका जो बजट है 2020-21 और जो आर्थिक समीक्षा है मेरे दोस्तों वर्ष 2019, वहां से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों की बात करें तो वो ज्योग्राफी के साथ जोड़कर आ सकते हैं, वो राजस्थान की इकोनॉमी के साथ जोड़कर आ सकते हैं, या वो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो राजस्थान के करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर आ सकते हैं। तो बस इसी जो कम समय हमारे पास बचा उस समय का यूज करते हुए, उसका फुली यूटिलाइज करते हुए और सही तरीके से यूज करते हुए आज की जो 1 घंटे की अपनी जो क्लास है मेरे दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे मेरे दोस्तों राजस्थान के बजट 2020-21 की और आर्थिक समीक्षा 2019-20 की बात कर रहे हैं। तो फटाफट से जुड़ जाओ मेरे दोस्तों और बड़े पूरे मेहनत और पूरे शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी है और हर एक शब्द को अपने दिल और दिमाग में बैठाना है कि ये जो हर एक शब्द है वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो अब समय की देरी नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले शुरुआत में वो मोटिवेशनल लाइन जो आपको प्रेरित रखेगी कि हाँ अब कम समय बचा है और हमें यहाँ पर पूरी जी जान लगा देनी है। और वो मोटिवेशनल लाइन आती है मेरे दोस्तों, अगर अपने कदमों की काबिलियत जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। हाँ, आपको अपनी जो काबिलियत है, आपने अपनी जो अभी तक जो मेहनत की है इस मेहनत के ऊपर आपको विश्वास रखना है और तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। यदि लास्ट समय में डगमगा गए ना तो मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। तब पूरा हौसला रखना है, पूरे जो अपने कॉन्फिडेंसेस को एक पीक लेवल पे रखना है और उसी हौसले को बरकरार रखना है और पेपर को धूम धाम हाँ फूंक सब कुछ कर देना मेरे दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों और आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट और आर्थिक समीक्षा की। और सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान बजट 2020-21 की। अब यहां से 2-3 चीजें समझना, एक तो बजट क्या होता है और एक आर्थिक समीक्षा क्या होती है। पहले मैं इन दोनों चीजों के ऊपर एक बारीकी सी नजर डाल लेता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे मेरे दोस्तों। हाँ जी, सभी आ जाओ, आपस में बात मत करो भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर तुम्हारा सेंटर कहां पर है, तुम्हारा सेंटर कहां। भाई सेंटर सभी का सही जगह सबको पता है, बस अपने आप के ऊपर ध्यान रखो। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, एक तो आता है बजट की बात करते हैं कि सर ये बजट क्या होता है और एक आता है इकोनॉमिक सर्वे होता है। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें कि होते क्या हैं, तो बजट की बात करें, इस बजट का मतलब होता है बजट का मतलब होता है लेखा जोखा। ये होता है मेरे दोस्तों बजट का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है लेखा जोखा। और ये लेखा जोखा किसका, ये लेखा जोखा होता है मेरे दोस्तों आय और व्यय का। किसका, आय और व्यय का। और ये आय और व्यय का लेखा जोखा कितने समय का होता है, 1 वर्ष का होता है। और ये जो 1 वर्ष है इसे कहा जाता है वित्त वर्ष कहा जाता है। तो आपके पुलिस कांस्टेबल में कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि वित्त वर्ष क्या होता है। और वित्त वर्ष की अवधि जो होती है मेरे दोस्तों ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जो अवधि होती है इस अवधि को कहा जाता है एक वित्त वर्ष। और किसी भी स्टेट की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें वहां पर इस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वहां की गवर्नमेंट को कितनी आय होगी और उस गवर्नमेंट के द्वारा कितना व्यय किया जाएगा, इसका पूरा जो लेखा जोखा होता है इसे कहा जाता है बजट कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना है मेरे दोस्तों, इस बजट के साथ ये बजट हमेशा अग्रिम होता है। अग्रिम का मतलब जैसे हम बात करेंगे 1 अप्रैल से, यदि हम बात करें यहां से कि भाई बजट कौन सा पढ़ रहे हैं 2020-21 की बात करें तो ये शुरुआत कहां से हुआ, 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ और कब तक होगा तो 31 मार्च 2021 तक होगा। और अभी तो हम कौन से महीने में घूम रहे हैं, अभी तो हम घूम रहे हैं मेरे दोस्तों अक्टूबर माह, नवंबर माह के अंदर घूम रहे हैं ना। अक्टूबर नवंबर माह की तो बात करें, यही तो अपना समय चल रहा है, इसका मतलब है। और ये चलेगा कब, तो हम तो 2020 में है और सीजन कब तक का होगा 2021। तो याद रखना बजट हमेशा अग्रिम भी होता है। अब देखो एक आता है इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आर्थिक समीक्षा। इस आर्थिक समीक्षा की बात करें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गत वर्ष का जो बजट था, इस गत वर्ष का जो बजट था मेरे दोस्तों उस बजट में हमने क्या पाया क्या खाया, जो क्या पाया क्या खोया, क्या हमें मिला क्या हासिल हुआ, वो सब आ जाते हैं आर्थिक समीक्षा में। अर्थात जो इससे पहले वाला बजट कौन सा हो जाएगा, बजट 2019-20 होगा। बजट 2019-20 क्या होगा, उस गत वर्ष का जो बजट है उसकी जो समीक्षा होती है, उसका
जो मूल्यांकन किया जाता है वो कहा जाता है आर्थिक समीक्षा। इसका मतलब आर्थिक समीक्षा हमेशा एक साल पीछे चलती है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात किसकी करेंगे? बजट 2020 की बात करेंगे और सिर्फ मेरे दोस्तों उन्हीं सारगर्भित बातों की बात करेंगे जो सिर्फ हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं। वो काजू कतली वाली जो शब्दावली है उसी का हम यूज करेंगे। बाकी बजट बहुत लंबा चौड़ा है। आर्थिक समीक्षा के अंदर तो 225 के आसपास पेज है मेरे दोस्तों, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बातें जो अपने एग्जाम में आने वाली हैं सिर्फ हम उसी पे चर्चा करेंगे। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स, तो मेरे दोस्तों चिंता मत करो। मंडे की बात करें तो मंडे से अपनी रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये लास्ट जो अपनी क्लास है ये मेरे दोस्तों उस वर्दी के दीवानों को समर्पित है जो वर्दी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं भाई यहां से। सबसे पहले आय व्यय अध्ययन 2020-21 बजट अध्ययन 2020-21 की बात करें तो वित्त विभाग के सहयोग से आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा, तो मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के साथ पूछा जाता है। तो याद रखना कि भाई आर्थिक एवं सांख्यिकी जो निदेशालय है इस निदेशालय के द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। बजट की बात करें इसको तैयार कौन करता है तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा तैयार किया जाता है। सहयोग कौन करता है तो वित्त विभाग, क्योंकि आंकड़े तो किसके पास होते हैं? खर्चे के आंकड़े वित्त विभाग, और उनको सही तरीके से सीक्वेंस और उनका आउटपुट कौन निकालता है तो निकालता है स्टैटिक डिपार्टमेंट। उसके द्वारा तैयार किया जाता है जिसे राज्य के बजट प्रलेखों के साथ राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता। तो एक तो ये हो गया कि भाई राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत कौन करते हैं तो प्रस्तुत किया जाता है मेरे दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा। और राजस्थान के वित्त मंत्री की बात करें तो ये कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। तो यहां से मेरे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बन जाएं कि बजट 2020-21 राजस्थान की विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया तो जवाब हो जाएगा अशोक गहलोत। और एक क्वेश्चन मंत्रिमंडल के साथ भी बनता है यहां से। वो क्या बनता है कि राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है तो राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। क्यों? आप कहोगे सर ये तो मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री भी हैं लेकिन इन्होंने वित्त मंत्रालय का जो प्रभार है वो अपने पास रखा है। अगली हम लाइन की बात करें सब, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान बजट 2020-21 का आकार 2.25 लाख करोड़ है। याद रखना राजस्थान के बजट का आकार कितना है? 2.25 लाख करोड़ का आकार है। ये सीधा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद हम बात करें, पहले व्यय की बात करेंगे उसके बाद प्राप्तियां कि भाई सरकार को कितनी प्राप्तियां होंगी, क्योंकि बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब है ये आय और व्यय जो होगी, आय और व्यय का लेखा जोखा तो होता है बजट, लेखा जोखा। अब इसका मतलब है कि सर आय कितनी होगी और आय कहां से प्राप्त होती है मेरे दोस्तों? प्राप्तियों से प्राप्त होती है। और व्यय, ये व्यय आ गया, इसका मतलब कितनी तो प्राप्तियां होंगी सरकार को, कितना धनराशि मिलेगी सरकार को। बहुत सारे सोर्स होते हैं धन कमाने के, टैक्सों के माध्यम से आ जाते हैं या केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में आ जाते हैं या किसी बाहर के द्वारा डोनेशन के द्वारा आ जाते हैं, किसी वर्ल्ड बैंक के द्वारा या एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इनके द्वारा भी आर्थिक सहायता के रूप में यहां से वित्त की प्राप्ति होती है। तो कैसे? अब देखो सबसे पहले व्यय की बात करें तो सरकार को वर्ष 2020-21 के दौरान 2,25,771 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अर्थात सीधा सीधा बोलें कि 2.25 लाख करोड़ का बजट आ जाता है ये। उसके बाद में एक ही लाइन याद रखनी है कि भाई व्यय कितना का अनुमान है तो 2.25 लाख बोलते हैं, 2.25 लाख 2,25,731 करोड़ का आ जाता है। और प्राप्तियों की बात करें तो कुल प्राप्तियां कितनी है? उधार सहित, उधारी भी ली जा सकती है ना भाई, जितना जरूरत पड़े उतनी नहीं है तो हम क्या करेंगे? उधारी लेंगे। घर में खर्चा होने वाला है, अब खर्चा होने वाला है तो खर्चे के लिए अपने घर में कुछ तो इनकम होगी। जैसे अपने घर में कोई शादी हो तो अपनी जितनी इनकम है उतनी तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं? उधार लेते हैं, बदले में उनका क्या चुकाते हैं? ब्याज चुकाते हैं। तो उधारी भी ली जाती है और ये उधारी केंद्र सरकार के द्वारा भी ली जा सकती है। ये उधारी सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रपत्र होते हैं उनको जारी करके जनता के माध्यम से भी ले लेता है। ये जो उधारी है ये वर्ल्ड बैंक से भी ली जा सकती है, ये उधारी किसी दूसरे देशों के साथ ली जा सकती है, ये उधारी किसी भी औद्योगिक जो इकाइयां होती हैं उनके साथ ली जा सकती है, ये अलग चीज है। तो यहां पर कुल प्राप्तियां कितनी हैं भाई? तो कुल प्राप्तियां हैं 2,25,764 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, क्योंकि बजट हमेशा आगे का चलता है और आगे का चलेगा तो ही क्या है? अनुमान है। और कितना था ये कहां पता लगेगा? ये पता लगता है आर्थिक समीक्षा के अंदर। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको अच्छे से याद रखनी है कि कितना व्यय और कितनी प्राप्तियां होने के अनुमान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला
अगला जो मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आता है ना, ये जो आपकी स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ककड़ी मतीरों वाली स्लाइड है। ये जो स्लाइड है मेरे दोस्तों ककड़ी मतीरों वाली है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इस बजट को किसने पेश किया, दूसरा आ जाए इस बजट को कब पेश किया गया, तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि राजस्थान के बजट के कितने संकल्प हैं और कौन कौन से संकल्प हैं। ये 100% है मेरे दोस्तों कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना तो बनती है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कब 20 फरवरी 2020 को 7 संकल्पों पर आधारित वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया था। तो पहला तो बजट पेश कब किया गया, 20 फरवरी को पेश किया गया था 2020 में। और एक आ जाए मेरे दोस्तों किसके द्वारा, तो अशोक गहलोत जी के द्वारा। ये मुख्यमंत्री भी हैं और याद रखना ये वित्त मंत्री भी हैं भाई, वित्त मंत्री भी हैं, क्योंकि हमेशा बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। अगला, इसके 7 संकल्प हैं, ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके, 100% है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के बजट के कितने संकल्प हैं भाई, 7 संकल्प हैं। और 7 संकल्पों को आपको याद रहना है, रखना है, और आपको भी संकल्प लेना है अभी कि हाँ सर अब एग्जाम तक हम पूरे मनोयोग के साथ, पूरे हौसलों के साथ तैयारी करेंगे और पेपर को है ना, पेपर को आप पूछो मत बस क्या करके आने वाले हो। पहला संकल्प निरोगी राजस्थान, पहला संकल्प तो क्या जाता है, निरोगी राजस्थान। इसका मतलब आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहां से 100% बनने की संभावना होगी। निरोगी राजस्थान अभियान क्या है, इसके तहत कौन से क्लिनिक की शुरुआत की गई और निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसके ऊपर कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अगला भाई दूसरा आ जाता है संपन्न किसान। संपन्न किसान का मतलब है किसानों के विकास के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं, किसान कल्याण निधि कोष का गठन किया गया है, या ऐसे जो चीजें आती है मेरे दोस्तों उनके बारे में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, उनकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कई बार कर भी चुके हैं। उसके बाद तीसरा संकल्प है महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण की, महिला बाल एवं वर्ग जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए इस बजट में राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, ये बातें भी यहां पर आएंगी। एक आ जाता है मेरे दोस्तों चौथा संकल्प है सक्षम मजदूर छात्र युवा और जवान। सक्षम मजदूर छात्र युवा और जवान की जो अपने यहां पर छात्र है, युवा है, मजदूर और जवान जो व्यक्ति हैं उनको सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस बजट में क्या क्या बातों का उल्लेख किया है, ये भी हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। एक आ जाता है पांचवा संकल्प है शिक्षा का परिधान की, राजस्थान के अंदर शिक्षा के विकास के लिए प्राइमरी शिक्षा की बात करें या प्राथमिक शिक्षा की बात करें या माध्यमिक शिक्षा की बात करें या टेक्निकल एजुकेशन की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें, यहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा इस बजट में कोई महत्वपूर्ण घोषणा की गई है क्या, वो भी हमें बात करनी है यहां से। एक आ जाता है भाई यहां छठा संकल्प है पानी बिजली और सड़कों का मान, कि राजस्थान में पानी बिजली और सड़कों के विकास के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की गई, महत्वपूर्ण घोषणा जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं उनका भी हम लोग उल्लेख करने वाले हैं। और सातवां संकल्प है कौशल व तकनीकी प्रधान, अर्थात तकनीकी व कौशल के विकास के लिए क्या क्या घोषणा की गई, तो आपको सातों संकल्प याद रखने हैं। निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल एवं वर्ग कल्याण, सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान, शिक्षा का परिधान, पानी बिजली व सड़कों का मान, और एक आता है कौशल व तकनीकी प्रधान। ये सातों मेरे दोस्तों आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये ककड़ी मतीरों वाली बात आती है यहां से। अब नेक्स्ट अगले बात बढ़े मेरे दोस्तों, पहला संकल्प आता है निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान का मतलब है इस बजट के अंदर राजस्थान सरकार की बात करें, उन्होंने कहा कि हर अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति का एक कानूनन अधिकार है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस बजट में क्या घोषणाएं की गई उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया। एक तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से निरोगी राजस्थान अभियान कब प्रारंभ हुआ, तिथि न पूछ करके यही पूछा जाता है, माह के साथ याद रखना। दिसंबर 2019 में निरोगी राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया था कांग्रेस सरकार की पहली वर्षगांठ के ऊपर। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 100 करोड़ रुपए के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा की गई। अब दिसंबर 2019 में तो निरोगी राजस्थान अभियान आ गया था, लेकिन भाई किसी अभियान को लागू करना है तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी निरोगी राजस्थान अभियान को लागू करने के लिए निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया गया। तो एग्जाम में बन सकता है कि निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन कितनी करोड़ राशि के साथ किया गया या कितनी पूंजी के साथ किया गया, तो यह एग्जाम में बन सकता है। जवाब क्या हो जाएगा,
100 करोड़ राशि के साथ इस कोष का गठन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। अगला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या घोषणाएं की गई उसको भी समझना है। यहां से अगले वर्ष संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाने का निर्णय लिया गया। इस बजट में घोषणा की गई कि हर व्यक्ति का डिजिटल सर्वे करवाया जाएगा। डिजिटल सर्वे का मतलब है कि आप यदि कहीं पर हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो यदि आपका डिजिटल सर्वे है तो आपने पहले कौन सी बीमारी थी, कौन कौन सी दवाएं ली, आपका पूरा मेडिकल रिपोर्ट उनके पास रहेगी, ताकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। तो डिजिटल सर्वे की भी घोषणा की गई है। एक आ जाए, इसके साथ ही राज्य में समय पर निःशक्तता की पहचान के लिए सरकार जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना करेगी, जिससे समय पर इलाज प्रारंभ हो सके मेरे दोस्तों। और राजस्थान में जल्दी से इलाज प्रारंभ हो सके, डिजिटल हेल्थ सर्वे हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति के कौन सी बीमारी हुई है और आगे क्या चांसेस हो सकते हैं। तो उसको यदि इनिशियल स्टेज के ऊपर, प्रारंभिक स्तर पर उसको छेड़ा जाए, देखा जाए, उसको कंट्रोल किया जाए तो कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए अपने यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की भी घोषणा की गई है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है, मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। हाँ जी मेरे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ना, कई बार पढ़ते होंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये कई बार पढ़ते हैं हम लोग, क्या शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आता है। और इस अभियान का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को जो खाद्य वस्तुएं हैं बड़ी शुद्धता के साथ मिले, उनके में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने हम मिलावट करते हैं तो अब, और उनको पता है कि उनकी सजा में कुछ सजा बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उस लंबी प्रोसेस के बाद कोई सजा मिलती है और वो भी मामूली सी मिलती है। तो अब लोगों में भय व्याप्त करने के लिए ये कहा कि हमें एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं, ताकि त्वरित रूप से उनमें कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो ये सब बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप चाहो तो उनको अच्छे से लिख सकते हो मेरे दोस्तों, या हर एक बात को दिल दिमाग में तो बैठा ही लिए होंगे आपने। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला आ जाता है, पिपाड़ सिटी एवं फलोदी के राजकीय हॉस्पिटल को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। एक आ जाए भाई, राजकीय चिकित्सालय ओसिया में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। एक आ जाता है, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रारंभ करने के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये तो तीन और बड़ी घोषणाएं की गई थी यहां से। एक आ जाए भाई, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी की बात करें, किस बजट में आयुर्वेद और होम्योपैथी से संबंधित कौन सी घोषणाएं की गई हैं। तो पहला है, वर्तमान में प्रदेश में एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है, एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है। अतः अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बजट 2020-21 में कहां पर होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। तो दो स्थान हो जाएंगे भाई, जोधपुर और अजमेर। उसके बाद है, इस पे लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये जो लाइन इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक विद्यालय की, ये इंपॉर्टेंट आती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े भाई, इससे पहले एक चीज और बता दूं, यहां से एक याद रखना, जो अपना सीकर की बात करें, ये जो सीकर है, इस सीकर के अंदर 50 एकीकृत बेड का आयुष हॉस्पिटल की बात करें, आयुष हॉस्पिटल की भी घोषणा की गई। एक ये भी बड़ी घोषणा है कि राजस्थान में एकीकृत 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल कहां प्रारंभ किया जा रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, सीकर में ये प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये था निरोगी राजस्थान अभियान के तहत, संकल्प के तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट आ जाता है, दूसरा संकल्प है संपन्न किसान, अर्थात किसान की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उनकी जो कहें कि उनकी लागत को कैसे कम किया जाए, उस पे यहां पर ध्यान दिया गया है। अब देखो, वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग के लिए कुल 3,420 करोड़ 6 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। खजूर की खेती के लिए बाग तथा इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए आगामी 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू आदि जिलों के 1,500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जाएगा। इसका मतलब यहां से ऐसा पूछा जा सकता है, इस बजट 2020-21 में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में खजूर की खेती को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य रखा है। तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा आपका,
पश्चिमी राजस्थान, ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि जो है वहां पर खजूर की खेती की जाएगी। उस खजूर की खेती के अंतर्गत उसे लाया जाएगा भाई। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला है प्रदेश में किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए मांग के अनुसार 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में कस्टम हायरिंग केंद्रों की बात करें। कस्टम हायरिंग केंद्र क्या है, इसको समझना भाई। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई किसान जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो खुद कृषि उपकरण नहीं खरीद सकते तो उनको किराए पे कृषि उपकरण दे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी खेती को बढ़ावा दे सकता है। और वो जो किराए पे जो कृषि उपकरण देने वाले जो सेंटर होंगे उनको कहा जाएगा कस्टम हायरिंग केंद्र। और राजस्थान में इस बजट में कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की बात की गई? 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की बात की गई है। और सबसे ज्यादा कहां खुलेंगे, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स करना है। हाँ जी मेरे दोस्तों, आपको कमेंट्स करना है, क्योंकि बच्चे कोई बात कर रहा है कि सर मेरा तो सेंटर सीकर में है, कोई कह रहा है मेरा बाड़मेर है, कोई किसी का दौसा, हमारे दौसा में किसका है। भाई सभी को प्रणाम। और सेंटर कहीं भी आए मेरे दोस्तों, सेंटर से मतलब नहीं है, मैं सेंटर में जाने के बाद क्या करोगे वो मैटर करता है। और मैंने कल भी कहा था कि इस बार जोजड़ी कुंवारी नहीं रहनी चाहिए, जोजड़ी के मन में कोई टेंशन नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे जो है ना राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो आ रहे हैं और जोजड़ी इस बार कुंवारी नहीं रहेगी भाई। तो बस उस सेंटर को छोड़ो, इस पर ध्यान रखो कि राजस्थान में किस तरह कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला आ जाता है भाई, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट बातें आती है, वो बन सकता है कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में, राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की शुरुआत की जाएगी। डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की प्रारंभ की जाएगी। तो जवाब हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। और इस कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की बात करें मेरे दोस्तों, यहीं पर क्या बनाया गया, एक तो संविधान पार्क की बात करें, आपको पता होगा संविधान पार्क भी कहां बनाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। और इसी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा ही किसानों के लिए किसान पोर्टल भी बनाया जा रहा है। इसी के द्वारा एक किसान पोर्टल भी बनाया जा रहा है किसानों के लिए। तो ये 2 बातें आपको एक्स्ट्रा भी याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें, किसान एवं खरीदारों के मध्य लाभकारी व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से 2 नए अधिनियम पारित किए जाएंगे। हाँ जी मेरे दोस्तों, किसान और व्यापारियों के मध्य आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए और किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए, और वो जो मूल्य है उसको सही समय पर दिलाने पर, मूल्य तो ज्यादा उचित दे देंगे लेकिन 2 महीने पैसे नहीं देंगे तो उचित कहां से हुआ। तो जो उपज है उसका उचित मूल्य दिलाने के लिए और सही समय पर वो मूल्य दिलाने के लिए मेरे दोस्तों ये कहा कि हम 2 नए विधेयक ला रहे हैं। इस बजट के में ये घोषणा की गई है। कौन से हैं? पहला बजट है राजस्थान राज्य कृषि उपज अधिनियम 2020 और दूसरा है राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2020। तो ऐसा पूछा जा सकता है, इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, पशुपालन में 10 करोड़ की लागत से कृत्रिम गर्भाधान हेतु सॉर्टेड सीमन के उपयोग की योजना प्रारंभ की जा रही है। और मेरे दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान में सीमन बैंक कहां पर है, तो राजस्थान में सीमन बैंक कहां पर है, बस्सी जयपुर के अंदर है। हाँ जी मेरे दोस्तों, बस्सी जयपुर के अंदर है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना। और इसी कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला आ जाता तीसरा संकल्प की बात करें, महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण। तीसरा संकल्प क्या है, महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण जो है ये इसका तीसरा संकल्प आता है। इसमें क्या क्या घोषणा की गई भाई, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, A3 ऐप। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो A3 ऐप का संबंध किससे है, तो याद रखना इसका संबंध स्वास्थ्य सेवाओं से है। एक तो आ जाए, इसका संबंध जो है ये स्वास्थ्य सेवाओं से। एक इस A3 का मतलब क्या है, A ये कितने हो गए, A1 A2 और A3, 3 हो गए ना भाई, इसलिए इसको क्या कहा गया, A3 कहा गया है। और इस A3 में A का मतलब है A का मतलब है ANM, इस A का मतलब है आंगनबाड़ी, इसका मतलब है आंगनबाड़ी। ठीक है, तो यहां से एक तो आंगनबाड़ी और एक ANM और एक का मतलब हो जाएगा आशा बहन।
आशा बहिन। तो एक तो होती है आशा बहिन और एक उषा बहिन भी होती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बेहतर प्रबंधन के लिए एएनएम, आशा बहिन और आंगनबाड़ी केंद्रों में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए A3 ऐप लॉन्च की बात की गई, इसकी भी हमने बात की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट आता है मेरे दोस्तों, इसको समझना है। अगला हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है भाई, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। राजस्थान के अंदर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग कौन सा आता है और उनको बेहतर तरीके से सामाजिक व आर्थिक सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाई जा सकते हैं, तो उनके निर्धारण के लिए मेरे दोस्तों इस बजट में घोषणा की गई कि राजस्थान में राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो बोर्ड है इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जाता है भाई यहां से, बाल अधिकार शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन यही, इस क्वेश्चन के साथ भी दो बातें आपको ध्यान रखनी। पहला आ जाए कि नेहरू, पहली लाइन तो यह है, नेहरू बाल संरक्षण कोष कितनी राशि के साथ गठित किया गया, तो जवाब हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। और एक आ सकता है नेहरू बाल संरक्षण कोष का संबंध किससे है, तो बालक अधिकार और बालकों की शिक्षा से। तो क्योंकि नेहरू जी का नाम आता ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू बोलते हैं। चाचा कौन बोलता है, जो बच्चा बोलता है। इसका मतलब हुआ कि जब भी नेहरू का नाम आ जाए तो आपको याद रखना कि बालकों की बेहतरी के लिए, बालकों की शिक्षा के लिए और बालकों के अधिकारों के लिए कोष का गठन किया गया है और 100 करोड़ की राशि के ये गठन की राशि के साथ ये गठन किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला है, अजमेर के मसूदा और भरतपुर के कामा ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख से अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं आवासीय विद्यालयों का भवनों का निर्माण किया जाएगा। मसूदा और भरतपुर के अंदर आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ की ग्रांट दी गई है और राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये आ जाते हैं साले मोहम्मद आ जाते हैं ना भाई। और इस राजस्थान वक्फ बोर्ड को कितने रुपए की ग्रांट दी जाएगी, तो 5 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। उसके अलावा एक HCM रिपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है। ऐसा आ सकता है कि इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान कहां स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहां स्थापित किया जा रहा है भाई, जयपुर के अंदर किया जाएगा। ये भी इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। 100 करोड़ के साथ ये तो हमने देख लिया, तो ये कुछ बातें यहां पर हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें, अगला आ जाता है भाई चौथा संकल्प की बात करें, सक्षम मजदूर छात्र युवा और किसान। सक्षम मजदूर छात्र युवा और जवान की बात करते हैं। यहाँ पर किसान तो हो गया ना, यहाँ पर जवान की बात करते हैं, ये हो गया भाई जवान की। सक्षम मजदूर छात्र युवा और जवान का नाम आ जाएगा। अब इनके लिए इस बजट के अंदर क्या घोषणा की गई है मेरे दोस्तों, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, मैं कह रहा हूं उसको समझना, ये क्वेश्चन आने वाले हैं और इन क्वेश्चन को यहीं पर ही आपको याद करना है। इसी समय अगले 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, आपको अच्छे से आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। क्या था, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राजस्थान के खिलाड़ियों को सरकार 3 करोड़ देगी। अब तक 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाँ जी मेरे दोस्तों, इस बजट में घोषणा की गई बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा थी कि राजस्थान के युवा जो खेल से संबंध रखते हैं और उन युवाओं को खेल के अंदर अपना भविष्य बनाने के लिए और राजस्थान के युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने के लिए इस बजट में घोषणा की गई कि भाई राजस्थान का जो युवा ओलंपिक के अंदर पदक जीत के लेके आता है तो उसको वहां पर दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी उसको बढ़ाकर, या आर्थिक प्रोत्साहन जो है मेरे दोस्तों उसको बढ़ा करके अब जो स्वर्ण पदक जीत के लाएगा उसे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो रजत पदक जीतेगा, सिल्वर मेडल जीतेगा, उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो ब्रॉन्ज या कांस्य मेडल जीतेगा मेरे दोस्तों उसे 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये की गई थी और ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अगली लाइन तो इससे भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बजट में क्या कहा गया, ये कहा गया मेरे दोस्तों कि जो व्यक्ति कॉमनवेल्थ और एशियन गेम के अंदर भी मेडल जीत के लाएगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तो उनको भी हम प्रोत्साहन राशि को बढ़ा रहे हैं। और ये कहा कि एशियन और कॉमनवेल्थ के अंदर जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 60 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बातें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अब देखना यहां से
ये लाइन है पूरी की पूरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या यहीं से छाप लेना। क्या इसमें घोषणा की गई कि भाई ओलंपिक्स गेम में, ओलंपिक तो समझते होंगे ना, आगामी ओलंपिक कहां कब होने वाले थे, 2020 नहीं हुए ना, अब कब होंगे, 2021। कहां पर होंगे, तो जापान के अंदर ही होंगे, टोक्यो जापान के 2020 वाले ओलंपिक थे, क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए ना, किस लिए, कोरोना के कारण। तो अब कहां होंगे, 21 में जाकर होंगे। अब कहा गया कि ओलंपिक खेलों में यदि प्रदेश के कोई भी खिलाड़ी मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीतेगा तो कितनी राशि मिलेगी, 3 करोड़। रजत पदक जीतेगा तो कितनी राशि मिलेगी, 2 करोड़। कांस्य पदक जीतेगा तो कितनी राशि मिलेगी, 1 करोड़ पूछा जाएगा, यहां से पक्की बात है। फिर क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं जो होती हैं इनको प्रमोट करने के लिए एग्जाम सबसे बड़ा माध्यम होता है, तो एग्जाम के अंदर ऐसी योजनाएं बहुत बार पूछती है। अब देखो एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, यहां पर स्वर्ण पदक जीतने पर कितना दिया जाएगा भाई, 1 करोड़ रुपए। रजत पदक जीतने पर कितना दिया जाएगा, 60 लाख रुपए। कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बातें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ये सब चीजें यहां से आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, अगली हम बात करें, अगला है उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित की जाएगी। हाँ जी मेरे दोस्तों, याद रखना, बजट में घोषणा की गई है कि वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित की जाएगी और जहां पर 10 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश जो होगा, 10 करोड़ से अधिक जो पूंजी निवेश होगा उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। एक आ जाता है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गठित किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गठित किया गया है, इसकी अध्यक्षता कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे भाई, मुख्यमंत्री। ऐसा ही क्वेश्चन बना जाएगा। एक आ जाए भाई यहां से, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलवर, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। एक आ जाए भाई यहां से क्या कि ब्लॉक और जिला स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2022 में होने वाले राज्य खेल और अधिक सफल हो, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेरे दोस्तों एक चीज याद रखना, जैसा इस बजट में एक घोषणा और की गई थी खेल के संबंध में, और वो खेल क्या कहा गया था कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में ओलंपिक खेलों का, कॉमनवेल्थ खेलों का या नेशनल एशियन गेमों का आयोजन होता है, उसी प्रकार भारत में नेशनल गेमों का आयोजन होता है। उसी प्रकार से अब हम उन्हीं गेमों की तर्ज पर, सुनना, उन्हीं गेमों की तर्ज पर राजस्थान में राज्य खेलों का आयोजन भी करेंगे। और मेरे दोस्तों राज्य जो खेलों का आयोजन होगा, इसका पहला आयोजन कहां हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है। यह भी आपको याद रखना कि राजस्थान के पहले राज्य खेलों का आयोजन कहां हुआ है, तो जयपुर के अंदर हुआ था जनवरी 2020 के अंदर। तो यह भी आपको माइंड में रखना है। और इन खेलों को और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करने के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें यहां से मेरे दोस्तों, राज्य में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केंद्र जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। हां जी मेरे दोस्तों, ये कहा कि राजस्थान के अंदर जोधपुर जो है वो अपनी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर हस्तकला को प्रमोट करने के लिए यहां पर बड़ा हस्तशिल्प कला निर्यात एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। एक्सपो का मतलब है मंच आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, अगला आ जाता है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। एक आ जाता है भाई, रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जोधपुर व पंचपतरा जिले में बाड़मेर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कौशल केंद्र, तो यस एग्जाम में आ जाएगी, डेडिकेटेड रिफाइनरी बेस डेडिकेटेड कौशल केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो ये की जाएगी भाई जोधपुर में। कहां पर की जाएगी, जोधपुर में। इतने सी आपको याद रखना कि राजस्थान में रिफाइनरी बेस डेडिकेटेड कौशल केंद्र कहां पर होगा, तो जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट आ जाए भाई, पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास है उन्नयन के हेतु 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला है 4 हेरिटेज संपत्तियां, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं एक बार, ज्यादा अपने एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। 5वां संकल्प शिक्षा का परिधान। 5वां संकल्प क्या आता है भाई, शिक्षा का परिधान की राजस्थान में शिक्षा के विकास के लिए बजट में क्या क्या घोषणा की गई है। पहला आ जाए यहां से, शिक्षा से जुड़े विभागों के लिए 39,524 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त संकाय और 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त विषय शुरू किए जाएंगे। इनमें से 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे दोस्तों याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने पुलिस कांस्टेबल में तो यहां से ऐसे संबंध में क्वेश्चन कम बनते, लेकिन याद रखना फिर भी चाहो तो कि 200
जो 12वीं तक स्कूल हैं वहां पर नए संकाय प्रारंभ किए जाएंगे और 300 विद्यालयों के अंदर नए विषय प्रारंभ किए जाएंगे। एक आ जाता है भाई यहां से, आजीविका विकास निगम और राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर साल 10,000 विद्यार्थियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस बजट में हर साल राजस्थान में कितने हजार बच्चों को कौशल विकास को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। तो कितना हो जाएगा, 10,000। नेक्स्ट है, राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर इंग्लिश मीडियम विवेकानंद स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अतः अब शेष 167 ब्लॉकों में प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। यहां से एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में शैक्षणिक ब्लॉकों की संख्या कितनी आती है, 301। ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये संख्या बढ़ चुकी है, घट चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया यहां पर स्कूलें प्रारंभ होती चली गई। इतना याद रखना है कि टोटल 301 शैक्षणिक ब्लॉक आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला है, अगली लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शनिवार को राजस्थान में नो बैग डे घोषित किया गया है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाए, राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के नए कंप्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों याद रखना, जब अपने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आप में से जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के होंगे या कॉलेज में होंगे, तो यहाँ पर अब कंप्यूटर शिक्षा के विकास के नए कंप्यूटर टीचरों की भर्ती की जाएगी, घोषणा की गई थी। एक आ जाता है, महाविद्यालय में पढ़ रहे युवाओं में कौशल विकास हेतु एनहांसमेंट एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूछा जा सकता है सेट क्या है, एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि भाई सीट क्या है, SEET क्या है। तो याद रखना, विद्यालय जो महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके तकनीकी विकास का संवर्धन करने के लिए या कौशल विकास संवर्धन को करने के लिए एक योजना चलाएगी, उसको क्या कहा गया, सीट कहा गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं प्रदेश के महाविद्यालय में विद्यार्थियों को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। और एक मेरे दोस्तों कहा कि राजस्थान के अंदर जो जितने भी बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं इनको ई कंटेंट दिए जाएंगे, ऑनलाइन कंटेंट दिए जाएंगे और उसके लिए एक राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना भी की जाएगी। ये यहाँ पर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, अगला जाता है छठा संकल्प, पानी बिजली और सड़कों का मान, कि पानी बिजली और सड़कों के लिए क्या क्या घोषणा की गई। यहां से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। 4000 से कम आबादी वाले 250 गांव जहां पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है वहां पर नल से हर घर में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, ये घोषणा की गई है। जयपुर शहर में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 5 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। मेरे दोस्तों अभी आर्थिक समीक्षा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े जो है ना वो बाकी हैं, कितने सड़कें कितनी हैं अपने यहाँ पर, ये कहें कि ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है, 100% जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। अभी एक ऊर्जा विभाग के लिए मेरे दोस्तों ये कहा गया कि सौर ऊर्जा नीति के तहत 30,000 मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसी के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, अगला है, प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल होने पर व्यक्ति को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, निजी हॉस्पिटल हो जाए, और यदि कोई निजी हॉस्पिटल ऐसा उसका उपचार नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक आ जाए भाई, प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में किसे डेवलप किया जा रहा है, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। एक आ जाए, राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, अपने राजस्थान के अंदर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना सुरक्षा पुरस्कार प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रारंभ किया है। इसमें कहा कि जो प्रथम स्थान पर जो जिला रहेगा जिनके द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएगी उसको 25 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर जो रहेगा उसे 15 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर जो रहेगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये बातें हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला है, आमजन की सुविधा के लिए समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा कार्य की तर्ज पर लाइसेंस व पंजीयन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के माध्यम से फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम संचालित किया जाएगा। अर्थात ये कहा कि परिवहन कार्यालयों को ऑनलाइन किया जा रहा है। एक आ जाए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। हाँ जी मेरे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को टॉप प्रायोरिटी के आधार पर देने की बात की गई है। एक आ जाए, सरकार बांध व पुनर्वास सुधार परियोजना के अंतर्गत आगामी
वर्षों में 503 करोड़ रुपए के कार्य करवाएगी। हाँ जी मेरे दोस्तों, राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया है कि आगामी वर्षों में अपने जो बांध हैं उन बांधों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, उनकी मरम्मत करवाई जाएगी और इसके लिए एक 503 करोड़ रुपए का परियोजना भी की गई है। तो ये, और इसमें कौन कौन से बांध आएंगे वो भी यहां पर आए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, अगला आ जाता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में कालीसी नदी के अधिशेष जल को बनास नदी में अपवर्तित करने हेतु नवनेरा बराज का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। तो यहां से यह पूछा जा सकता है तो ये कि नवनेरा बराज किस नदी पर बनाया जा रहा है, कालीसी नदी पर। और एक आ सकता है कि भाई पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में मुख्य नदी कौन सी आती है, तो कालीसी नदी आती है। एक आवासन मंडल के द्वारा प्रतापनगर जयपुर में लगभग 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर कोचिंग हब बनाया जाएगा। मेरे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में कोचिंग हब कहां पर बनाया जा रहा है, क्योंकि एक बार ऐसी गुजरात के अंदर ऐसी घटना घटी थी कि एक इंस्टीट्यूट थी, वहां पर आग लग जाती है और ऐसी स्थिति में वहां पर जो निकासी की, सेफ निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि भाई हमें भी अब जो क्षेत्र आ जाते हैं, जो रिहायशी क्षेत्र है, वहां पर ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए, इसलिए एक प्रतापनगर के अंदर एक कोचिंग हब बनाने की बात की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, 7वां संकल्प है कौशल एवं तकनीकी प्रधान की। राजस्थान में कौशल एवं तकनीकी के विकास के लिए इस बजट में क्या घोषणा की गई है, वो यहां पर बातें आ जाती हैं। अब देखो पहली चीज यहां से इंपॉर्टेंट ये आता है मेरे दोस्तों, राजस्थान में स्टार्टअप के विकास के लिए 75,000 करोड़ के राजीव एट द रेट 75 फंड की स्थापना की गई। पूछा जा सकता है राजीव एट द रेट 75 फंड क्या है, पूछा जा सकता है। तो क्या है मेरे दोस्तों, राजस्थान में जो स्टार्टअप करने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक 75 करोड़ के फंड की घोषणा की गई है। एक आ जाएगा, ये कहा गया कि राजस्थान में एक पुरस्कार था मेरे दोस्तों जिसका नाम है राजस्थान रत्न पुरस्कार, ये प्रारंभ किया गया, बाद में राजनीति की भेंट चढ़ा और बंद कर दिया गया। अब इस बजट में घोषणा की गई कि राजस्थान रत्न पुरस्कार को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। और ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ये कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यहां से आ जाता है मेरे दोस्तों कि अपने यहां पर जो मानव की सुरक्षा के लिए और अपने यहां पर जो ये कहें कि जो एनडीआरएफ आता है, उस एनडीआरएफ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे उनके संसाधन, उनके उपकरण खरीदने की बात यहां पर की गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला है प्रदेश में पुलिस के लिए 1682 नए वाहन खरीदे जाएंगे, ये भी घोषणा की गई थी इस बजट के अंदर। अब इसके अलावा एक यहां पर अब आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट के लिए जोधपुर व अजमेर में भी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये पूछा जाए कि बजट 2020-21 में डीएनए प्रयोगशाला कहां स्थापित करने की घोषणा की है, तो जोधपुर और अजमेर में। और एकमात्र पहले से कहां पर है, तो जयपुर के अंदर तो पहले से है, जोधपुर अजमेर में घोषणा कर दी गई है भाई। एक आ जाए अपने यहां पर क्या कि जो 11वीं कक्षा के जो बालक हैं उनको अपनी प्रतिभा रुचि के अनुसार विकास के लिए उनके कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी कि 11वीं कक्षा में जो बच्चा हो गया, अब उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस फील्ड में जाना है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग उनको सहायता, उनको पूरा का पूरा उनका एनालिसिस बताना, उनकी पूरे कैरियर की सहायता करना है, कैरियर से संबंधित गाइडलाइन देने के लिए एक मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी। ये आ जाता है यहां से। एक आ जाए मेरे दोस्तों यहां पर क्या, 10 करोड़ रुपए के प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की गई। कितने करोड़ के साथ, तो 10 करोड़ के साथ। किसान जो राजस्थान किसान कृषक कल्याण कोष था वो 100 करोड़ के साथ था, और प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की बात की कितने के साथ, तो 10 करोड़ के साथ आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आती हैं। इसके अलावा भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक अपन यहां पर बात करें, सूचना का अधिकार के तहत एक जन सूचना पोर्टल बनाया गया है। राजस्थान में एक जन सूचना पोर्टल भी बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ हुआ, 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। और ये पूछा जा सकता है भाई जन सूचना पोर्टल के ऊपर कितनी योजनाएं हैं, तो ये प्रारंभ की योजनाएं थी, जब प्रारंभ किया था उस समय की थी, अब बढ़ गई है, तो इनकी नवीनतम संख्या कितनी है आप जन सूचना पोर्टल के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब राजगृह के रूप में विकसित कर ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाओं की अदायगी को और मजबूत प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। तो ये भी आ जाएगा अपने राजस्थान के अंदर जो राजीव गांधी आईटी केंद्र थे, राजीव गांधी जो केंद्र थे, उनको क्या कर दिया गया भाई, राजगृह बना दिया गया है। तो ये सब बातें यहां पर आ जाती हैं।
ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आ जाते हैं इस बजट 2020-21 से संबंधित। क्या क्या आते हैं? गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 जिलों के अंदर कहां कहां पर हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, अलवर और बूंदी में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से 5 नए उद्यान विकसित किए जाएंगे, जो कि इनका नाम होगा गुरु नानक उद्यान के रूप में डेवलप किए जाएंगे। एक आ जाता है भाई यहां से, राजस्थान में वनों की उत्पादकता बढ़ाने और इमारती लकड़ी, बांस व लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित किया जाएगा। कि वनों से संबंधित, वनों से लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, वनों से संबंधित लोगों को रोजगार कैसे मिले, और उसको डेवलप करने के लिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम की स्थापना की जाएगी। एक आ जाए यहां से, पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले की जिला पर्यावरण योजना तथा राज्य के लिए राज्य पर्यावरण योजना बनाई जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य स्तर के ऊपर राज्य पर्यावरण योजना बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, और उस जिले के अंदर प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जिला स्तर पर जिला पर्यावरण योजना बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। अब नेक्स्ट अपन बात करें, इसके अलावा भाई कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, वो भी यहां पर आ गई हैं। उसके बाद हम बात करें जैसे महंगाई भत्ते को, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 12% से 17% किए जाने की घोषणा कर दी गई है भाई, ये यहां पर आ जाता है। और एक वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में राजकोष से घाटा 33,922 करोड़ 77 लाख रुपए रहने का अनुमान है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का बजट राजकोष से जो घाटा है बजट 2020-21 का वो कितना हो सकता है, तो ये राजकोष से घाटा हो सकता है, जो कि कुल जीएसडी का कितना हिस्सा आता है, तो यह आता है 2.99%। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है मेरे दोस्तों राजस्थान बजट 2020-21 की। अब देखो आगे बढ़े, अब हम किसकी बात करेंगे भाई? अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। और इस आर्थिक समीक्षा की बात करें तो यहां की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। और ये आर्थिक समीक्षा कब की है? वर्ष 2019-20 की है, कि बजट जो 2019-20 था उसकी हमने पूरी समीक्षा की है। और यहां पर जो फाइनल आउटपुट है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट जो है ये वहां पर घोषणाएं है मेरे दोस्तों, वो करंट के साथ है, और ये 100% आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हर एक लाइन। तो इसको बड़े पूरे मनोयोग के साथ आपको सुनना है। देखो, पहली चीज, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात राजस्थान की जीडीपी की बात करते हैं। सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मतलब होता है राजस्थान की जीडीपी की बात करें कि भाई राजस्थान की जीडीपी कितनी है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो और अब याद रखना, जीडीपी की जो गणना है मेरे दोस्तों दो मूल्यों के आधार पर की जाती है। पहली तो की जाती है स्थिर मूल्यों के आधार पर, और दूसरी की जाती है प्रचलित कीमतों के आधार पर। एक तो याद रखना है जीडीपी की गणना 2 मूल्यों के आधार पर की जाती है, एक तो स्थिर मूल्यों के आधार पर और एक प्रचलित मूल्यों के आधार पर। और आपके लिए अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में कई बार पूछा गया है। याद करो, यदि हम 2010-11 की जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था वहां पर पूछा गया था कि राजस्थान में आधारवर्ष किसको मान करके जीडीपी गणना की थे, तो वो था 2004-05। अब पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जीडीपी की गणना किस वर्ष को आधार मानकर की गई है, तो जवाब क्या हो जाएगा? वर्ष 2011-12 ऐसा पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा, जीडीपी की बात करें तो देखो, स्थिर कीमतों के आधार पर राजस्थान की जीडीपी कितनी आती है? ये आती है 711,627 करोड़। ये इनकी गणना किसमें मेरे दोस्तों? करोड़ों के अंदर है। तो स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी कितनी है? तो 711,627 करोड़ की आ जाती है। और प्रचलित कीमतों के आधार पर जीडीपी की बात करें तो 10-20-989 करोड़ कितनी आती है? 10-20-989 करोड़। ये संख्या पूछी जा सकती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हर वर्ष की अपने आप में एक जीडीपी होती है। उसके बाद में मेरे दोस्तों ये तो हो गया। एक आ जाते सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि दर। ये अपन पढ़ते हैं ना कि जीडीपी की दर, विकास दर इतनी रही। हम वो बहुत चर्चा करते हैं, इकोनॉमिक्स जल्दी बन जाए, इकोनॉमिस्ट बहुत जल्दी बनते हैं कि जीडीपी की दर ये रही है, इस कोरोना काल में जीडीपी गिर गई, इसकी तो दर ही नहीं रही। इसका मतलब जीडीपी की जो दर आती है उसी की बात कर रहे हैं। अब इस जीडीपी की दर की भी गणना दो मूल्यों के आधार पर की जाएगी। जीडीपी की हमेशा गणना किसके आधार पर? 2 के आधार पर। जीडी की दर की, उसकी कितनी ग्रोथ थी, उसकी गणना भी 2 के आधार पर क्या रही है। अब राजस्थान के अंदर वर्ष 2019-20 की बात करें तो 19-20 में जीडीपी की विकास
दर क्या रही, स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करें तो ये 5.05 है। कितनी है भाई, 5.05। और प्रचलित कीमतों के आधार पर है 8.32। मेरे दोस्तों ये पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो संभावनाएं होती हैं वो पूछी जाती हैं स्थिर मूल्यों के आधार पर। एक इंपॉर्टेंट और आता है भाई, और वो आता है प्रति व्यक्ति आय, कि राजस्थान में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। हर एक, मैंने कहा ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे बच्चे, एक बच्चा कह रहा है कि सर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बच्चे, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन से अपने आप में क्वेश्चन बनता है। बेटा ध्यान रखना, हर एक लाइन से अपने आप में क्वेश्चन बनता है, और उसी के लिए आपको तैयार भी रहना है। अब देखो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय 2011-12 की कीमतों के आधार पर तो है 81,355 रुपए वार्षिक, और प्रचलित कीमतों के आधार पर है 1,18,159 रुपए वार्षिक। तो ये हर एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं भाई, इन चीजों को, ताकि आप लोग अच्छे से एकदम साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले सको और इनको अच्छे से पढ़ लेना मेरे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना ये कि भाई राजस्थान में राजस्थान की जीडीपी कितनी है, जीडीपी की विकास दर कितनी है, और प्रति व्यक्ति आय कितनी आती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब आगे बढ़े भाई। उसके बाद में एक आपके मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है भू उपयोग सांख्यिकी, कि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो आता है, ये क्षेत्रफल आता है भाई 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,140 वर्ग मील। अब ये कुल क्षेत्रफल है। अब ये जो कुल क्षेत्रफल है इसका प्रयोग किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक तो कि भाई राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। तो एक तो याद रखना कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूछा जाए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और ये किसके अनुसार आंकड़े हैं, वर्ष 2017 के 17-18 के अनुसार तो 52.22% आते हैं। ये कई बार पूछा गया कि राजस्थान में भू सांख्यिकी उपयोग पूछ लेते हैं, या सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना आता है, तो 52.22, और ये पूछा गया हुआ है। एक मेरे दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है किसका, चारागाह भूमि पूछी जा सकती है कि राजस्थान में चारागाह भूमि कितनी है। तो यदि हम बात करें भाई राजस्थान में चारागाह भूमि की, ये चारागाह भूमि है, और ये आ जाती है भाई 4.88%। चारागाह भूमि कितनी है, 4.88%। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और इनको आपको पूरे मनोया अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना आंकड़े, तो यही आपके सिलेक्शन का आधार होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का आधार होगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन है ना वो अच्छा होने वाला है। और जो क्रीम जो बच्चे होंगे ना मेरे दोस्तों, वो क्रीम बच्चे ही बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि वेट कौन कर रही है, जोजड़ी वेट कर रही है। तो क्रीम बन के जाना है आप लोगों के, एकदम सज धंवर के जाना है। और उस आपको सजने और संवारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी आर्थिक समीक्षा की होगी, और इसीलिए मैं एकदम ऑन द टाइम ये आर्थिक समीक्षा लेके आया हूं। तो अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े भाई, अगला आ जाता है यहां से, अगला क्या आता है अपने यहां पर, फसलों के उत्पादन की बात करते हैं। फसलों के उत्पादन की बात करें कि राजस्थान में कितनी फसलों का उत्पादन हुआ, और यहां से जो आंकड़े पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे खरीफ की फसलों का या रबी की फसलों का, ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखा ना यहां से, यदि हम बात करें राजस्थान में अनाजों की बात करें भाई, किसकी बात करें, अनाज पूछे जाते हैं। तो अनाजों का वर्ष 2019-20 में कितना उत्पादन हो सकता है, तो 204.98 लाख मैट्रिक टन। और दलहन की बात करें तो दलहन का कितना उत्पादन है भाई, तो 44.90 लाख मैट्रिक टन। यदि हम बात करें यहां से किसकी, दलहन अनाज हो गया, दलहन हो गया। उसके बाद में तिलहन की बात करें तो राजस्थान में तिलहन का उत्पादन कितना है, 75.79 लाख मैट्रिक टन। और अपने यहां पर गन्ने की बात करें तो भाई गन्ने का उत्पादन है 2.50 लाख मैट्रिक टन। और कपास या रुई की बात करें तो इसका उत्पादन है 26.74 लाख मैट्रिक टन। ये मेरे दोस्तों पूछा जा सकता है, और ये आंकड़े जब आते हैं ना तो 100% है, लगभग 100 में से 99% क्या हो जाते हैं, मामला साफ होता है। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, ऐसा होता है क्योंकि हम लोग इन पे गौर नहीं करते। और यहां से मोटा मोटा आपके पूछा जाता है कि भाई राजस्थान में कितना उत्पादन हो सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कुल खाद्यान्नों का उत्पादन पूछा जा सकता है। तो अनाज हो गया,
खरीफ और रबी की फसल है, अनाज है ये खरीफ और रबी की में, अनाज के अंदर सब कुछ आता है। तो खाद्यान्नों की बात करें, राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन कितना है, तो ये खाद्यान्नों का उत्पादन है, ये दलहन का उत्पादन है, ये तिलहन का उत्पादन है, ये गन्ने का उत्पादन है, ये अलग अलग तरीके से भी आता है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली खाद्यान्न पूछे जाते हैं, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, ये तीन पूछे जाते हैं। तो खाद्यान्नों का उत्पादन कितना है, 249.88। दलहन की बात करें तो 44.90 और तिलहन की बात करें तो भाई 65.69 लाख मैट्रिक टन आ जाता है। क्लियर है? हाँ, एक बच्चा हाथ जोड़ रहा, सर क्या करें? करना कुछ नहीं बेटा, याद करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? याद करना है। आगे बढ़े भाई। उसके बाद हम बात करें, देखो एक यहां पर आ जाता है, किसकी बात करें, तेल की बात करते हैं। एक अपन यहां पर अपन तेल उत्पादन की बात करते हैं कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं उसके उत्पादन की कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें, उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो आर्थिक समीक्षा के अंदर साफ साफ लिखा हुआ। क्या? राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 22 से 23% है। एक तो ये कि भारत के कुल उत्पादन में भारत में राजस्थान का हिस्सा कितना है भाई, एक तो ये पूछा जाए तो 22 से 23% आ जाएगा। 22 से 23%, या इसको ये कह सकते हैं 7.5 मिलियन मैट्रिक टन, ये लो, प्रति वर्ष। एक तो आ जाए कि भारत, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के कुल पेट्रोलियम पदार्थों का कितना उत्पादन करता है तो लगभग 22 से 23% या 7.5 मिलियन मैट्रिक टन आ जाएगा प्रति वर्ष। और ये राजस्थान जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये लाइन पूछी जाएंगी। कैसे पूछते हैं? इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा पूछ लिया जाता है। एक अपन बात करें यहां पर तेल क्षेत्रों की बात करें तो 4 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। पहला बाड़मेर सांचौर तेल क्षेत्र, अच्छे से मैंने कई बार बता रखा है। दूसरा जैसलमेर तेल क्षेत्र, तीसरा बीकानेर नागौर तेल बेसिन, और चौथा आ जाता है विंध्य तेल बेसिन या तेल क्षेत्र आ जाता है। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से 4 तेल बेसिन है, जैसलमेर, बाड़मेर सांचौर, बीकानेर नागौर और विंध्य तेल बेसिन आते हैं। अब बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जो हम बात करें किसकी मेरे दोस्तों, तो जैसलमेर तेल बेसिन में तेल का उत्पादन होता था, बाड़मेर जालोर में होता था। अब बीकानेर और नागौर के अंदर भी उत्पादन हो गया। और यहाँ पर जो तेल का कुआं आया उसका नाम क्या है? पूनम है। और इस विंध्य तेल कुएं की बात करें तो जो 12 का क्षेत्र आता है, इस 12 के अंदर भी यहां पर जो तेल के क्या मिले हैं मेरे दोस्तों? प्रमाण मिले हैं कि यहां उत्पादन हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट टाइम, बाड़मेर से कच्चे तेल का उत्पादन 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ था। आपको पूछे कि राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, तो 29 अगस्त 2009 से राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन प्रारंभ हो गया। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हम बात करें, उसके बाद तेल का उत्पादन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए कि रिफाइनरी। तो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की बात करें, राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी है उसकी क्षमता कितनी है? 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता अपने आप में क्वेश्चन बन गया है। इसकी क्षमता कितनी है? एक तो ये। दूसरा मेरे दोस्तों, इसका उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को किया गया। कहां पर किया गया? पंचपदरा बाड़मेर में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। एक देखो, ये जो रिफाइनरी है मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है कहें कि संयुक्त परियोजना है, जिसमें एचपीसीएल का हिस्सा 74% और राजस्थान का हिस्सा कितना आता है? 26% आता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत की पहली रिफाइनरी है जहां पर रिफाइनरी भी है और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये देश की पहली रिफाइनरी है या पहली परियोजना जहां पर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक इस परियोजना की लागत कितनी है भाई? तो 43,129 करोड़। इस परियोजना की लागत कितनी होगी? 43,129 करोड़ लागत होगी। और इस रिफाइनरी से निकलने वाला तेल जो होगा वो BS6 मानकों पर होगा। कौन से मानकों पर? BS6 मानकों पर होगा। तो ये पक्का है, यहां से क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है।
आगे बढ़े। उसके बाद में एक आ जाता भाई यहां से राजस्थान में विद्युत के उत्पादन की, और कई बार पूछा जाता है। और ये आंकड़े मेरे दोस्तों कब तक के हैं, ये आंकड़े आ जाते हैं सॉरी दिसंबर 2019 तक। दिसंबर 2019 तक राजस्थान में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी वो यहां पर आ जाते हैं। कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता पूछेगा तो आपका जवाब हो जाएगा सर 21,175.90 मेगावाट। तो ऐसा ही पूछेगा दिसंबर 2019 तक राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, तो 21,175 मेगावाट। और अलग अलग भी दे रखे हैं भाई, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनके अलग अलग आंकड़े भी आपको दे रखे हैं। तो सामान्यतः यही पूछा जाता है, तापीय ऊर्जा पूछा जा सकता है, सौर ऊर्जा पूछा जा सकता है, पवन ऊर्जा पूछा जा सकता है, ये पूछे जा सकते हैं। और दिसंबर 2019 तक तो उनके हर के एक आंकड़े आपको यहां पर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप एक लोग यहां पर टेली भी डायग्राम बना लेना कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा है, जब इनको आपस में जोड़ के लिखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है उसके बाद। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है राजस्थान में सबसे अधिक ऊर्जा का किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक हम बात करें भाई यहां से, एक अपन देखो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। और ये कब तक की है, मार्च 2019 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में टोटल सड़कों की लंबाई आती है 26, 42, 44, कितनी है 26, 42, 44 किलोमीटर आती है। और इसको अलग अलग पूछेगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो भाई डामरीकृत पूछता है सामान्यतः डामरीकृत पूछेगा, ये हो जाएगी। राज्य राजमार्गों की लंबाई ये हो जाएगी, कुल ये है और डामरीकृत ये है। अब एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पूछेगा, लेकिन मार्च 2019 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई के आंकड़े अपने पास ये आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भाई एक पर्यटन के क्षेत्र की बात करें कि वर्ष 2019 में राजस्थान में कितने पर्यटक आए, तो 2019 में अपने यहां पर टोटल 538.26 लाख पर्यटक आए थे, जिनमें से 522.20 लाख स्वदेशी थे और 16.6 लाख विदेशी पर्यटक थे। तो ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक हम बात करें मेरे दोस्तों राजस्थान जन आधार योजना की, राजस्थान के अंदर जो एक अपने यहां पर एक जन आधार योजना लेके आई है, याद रखना इसका नारा क्या है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। एक तो इस लाइन को याद रखना कि जन आधार योजना का नारा क्या है, तो एक नंबर एक कार्ड एक पहचान आ जाती है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो 18 दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये आपको शुभारंभ किया गया, लागू कब हुई है, बहुत सारी डेट आ जाती हैं, लेकिन इसमें यही पूछा जा सकता है कि जन आधार कार्ड योजना का नारा क्या है, तो एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान आती है। नेक्स्ट अपन बात करें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। हाँ जी मेरे दोस्तों, भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना थी, राजस्थान में उसका नाम बदल दिया गया। ये आपके कांस्टेबल में पूछा गया, नाम पूछा गया, और ये याद रखना नाम बदला क्या, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये राजस्थान में लागू कब हुई थी, तो 1 सितंबर 2019 से लागू हुई। और इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। सामान्य बीमारियों पर 30,000 और गंभीर बीमारियां होने पर 3 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा चिन्हित परिवारों को। नेक्स्ट अपन बात करें भाई एक ये बजट से संबंधित है कि भाई पंचवर्षीय योजना की पहली पंचवर्षीय योजना का कितना व्यय था। तो ये तो पुराना है, इसको अपने को फोकस नहीं करना है, ज्यादा अपने को फोकस किस पे करना है मेरे दोस्तों, 2019-20 में, कि 2019-20 की बात करें तो 2019-20 में व्यय कितना रखा गया था, अनुमानित उद्व्यय ये रखा गया था भाई, इतना तो व्यय होना था और इतनी क्या थी, आई थी। ये आपको ध्यान में रखना, अर्थात इतने का बजट था वर्ष 2019-20 का। अब इतने का जो बजट था, इतने का तो बजट था, ये रहा 11,67,35 का बजट था। इनमें से अलग अलग क्षेत्रों में कितना खर्च किया गया पूछा जा सकता है। कृषि व संबंध क्षेत्रों में कितना खर्च हुआ, ग्रामीण विकास में कितना हुआ है, सिंचाई में कितना है, ऊर्जा में कितना हुआ है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2019-20 में अलग अलग क्षेत्रों में इसके खर्चे के भी मूल्यांकन यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट अपन बात करें भाई एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है लास्ट अपनी, वो क्या, एक आ जाता है यहां से SDG, एक आता है भाई SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, सतत
विकास लक्ष्य की बात की जाती है। सतत विकास लक्ष्य का मतलब है कि किसी जिले के द्वारा अपने यहाँ पर जितनी भी आधारभूत चीजें हैं उनके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए और जो लक्ष्य रखा गया था वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए, तो उनको प्राप्त उन लक्ष्यों के आधार पर एक टेबल बनाई जाती है, सूचकांक बनाया जाता है और उसको क्या कहा गया है, SDG इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स। और ये इंडेक्स कब का है, 2020 का। तो सतत विकास इंडेक्स 2020 में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक पर कौन सा जिला रहा, जयपुर, झुंझुनू। कौन सा रहा, झुंझुनू। नंबर 2 पे जयपुर, नंबर 3 पे दौसा, नंबर 4 पे चूरू। तो सीक्वेंस 4 याद रख सकते हो। नंबर 1 तो आपको ध्यान में रखना है, सतत विकास लक्ष्य 2020 में राजस्थान में प्रथम रैंक पे कौन सा रहा, झुंझुनू रहा था। और अंतिम रैंक पे कौन रहा भाई, जैसलमेर रहा था। तो ये तो थी मेरे दोस्तों आज की हम लोगों ने बजट और आर्थिक समीक्षा की जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी उन पे हम लोगों ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी सी बातें समझ में आई होंगी। और मेरे दोस्तों हर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना। और आप सभी को इस राजस्थान पुलिस की अग्रिम शुभकामनाएं हैं और मिलते हैं अब नए बिंदु के साथ और राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ शुरुआत करते हैं वापस से मंडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों।